So, hi everyone. I just hope that everybody is doing great. So, what we are going to do today is that कि हमको ये पता है कि CUET जो एग्ज़ाम है वो 2022 यानी 2022 से ही स्टार्ट हुआ है. इन आवर यूट्यूब चैनल हमने 2023 और 2024 का पेपर सॉल्व कर लिया है. सो इफ़ यू वांट यू कैन गो देयर. अलग से CUET पेपर एंड पैटर्न के नाम से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है. उसमें आपको वो इजीली दिख जाएगा, वहाँ से पेपर देख लेना. अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जो CUET के बैच वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ओनली, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. ऐसी कम बच्चे शो अप करेंगे तो आई विल नॉट डू इट. आप वहाँ से देख लेना, अदरवाइज हम कर लेंगे अलग से. तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि 2023 और 2024 का जो पेपर है वो हम सॉल्व कर चुके हैं यूट्यूब में, एंड इट इज़ अंडर प्लेलिस्ट CUET पेपर एंड पैटर्न. दूसरी चीज़ क्या है दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़ 2022 का पेपर जो सबसे ओल्ड है, ठीक है. तो हम वो सॉल्व करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडीज अटेंशन हियर. ओके, चलो. एक सेकेंड. ग्रेट. सो वील ट्राई टू डू इट एज क्विक एज पॉसिबल बिकॉज देर आर 75 क्वेश्चंस, क्योंकि ये उस टाइम का पेपर है जिस टाइम पर पहले जनरल क्वेश्चंस, जो जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं, उस टाइम पे वो क्वेश्चंस पहले आते थे. और मतलब 25 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के आते थे, एंड देन 75 क्वेश्चंस आते थे साइकोलॉजी रिलेटेड, ठीक है. ये उस टाइम का पेपर है, बट जो हम इसमें से स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी वाला. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हु कॉइंड द टर्म साइकोफिजिक्स. हाँ ठीक है, फर्स्ट ए जो भी लिखोगे आई आई गेट यू. ओके गाइज, वेरी गुड. द आंसर इज गुस्ताव फैक्नर. गुस्ताव फैक्नर ने बेसिकली ये कहा था कि साइकोलॉजी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. साइकोलॉजी कुड बी क्वांटिफाइड साइंस, एंड माइंड इज केपेबल है कि हम परसेप्शन की मेजरमेंट कर सकें. तो अगर आपको पता है तो जो वेबर फैक्नर का लॉ है, जो फैक्नर लॉ है बेसिकली जिसे हम कहते हैं, क्योंकि फैक्टर ने क्या किया था, वेबर लॉ पे काम करके लॉ दिया था. मतलब वेबर ने जो लॉ दिया उस पर और काम करके ही गेव हिज ओन लॉ. वो उन्होंने दिया, और वो दिया जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस पे. जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या होता है? इफ़ इन अ ग्लास देयर इज़ अ 1 कप ऑफ शुगर, तो दूसरे ग्लास में भी जब 1 कप ऑफ शुगर है तो मैं कितना शुगर एक्स्ट्रा ऐड करूँ कि मुझे पता लग जाए दैट दिस पर्टिकुलर जो केस है इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अनदर टेस्ट. सो दैट इज़ कॉल्ड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. एंड इन्होंने जो दिया था वो क्या था, किसी को याद है फॉर्मूला? S is equals to K, which is the constant, and log I. सो बेजरली उन्होंने ये कहा था कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो उसका होता है, किसका? फिजिकल इंटेंसिटी का. जैसे चीनी चीनी है, शुगर है, उसका जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी वजह से वो उसका एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एंड दैट डिफाइंस की सेंसेशनल फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस मेरा क्या होगा. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम डिटेल में क्लास में बाद में कर लेंगे, बट या दिस वॉज इट. येस, करेक्ट. किसी ने रिप्लाई किया था, आई जस्ट रेड इट. Question number 2 is which of the measures variability ignores the signs before adding the deviations? Deviations add करने से पहले कौन से वेरिएबिलिटी मेजर है जो साइंस को इग्नोर करते हैं? ठीक है गाइस. सो स्टैंडर्ड डिविएशन में तो डेफिनेटली प्लस माइनस होता है. इंटर क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल सेम होते हैं, तो दे विल टेल की जो डेटा है वो पहले या बाद में है. लेकिन जो एवरेज डिविएशन होता है, एवरेज डिविएशन में हमें साइन मैटर नहीं करता. हमें बस ये देखना होता है कि डिविएशन है, मतलब कितनी डिविएशन है मीन से, वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वी टेक द एवरेज डिविएशन. करेक्ट. इसका फॉर्मूला यूजुअली होता है सम ऑफ ऑब्जर्व्ड स्कोर माइनस मीन स्कोर डिवाइड बाय n. ठीक है, ओके. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव एक्चुअली द मैच द कॉलम. ईजी है, बस सिंपल सा जो थ्योरीज हैं वो किसने दी है, साइकोलॉजिस्ट, दैट यू हैव टू डू. ठीक है. सो इवन पावलोव ने क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग पे करी थी इवन पावलोव ने. सो ए कम्स आउट टू बी 2. तो कहीं ना कहीं आंसर तो हमें यहीं से मिल गया, बट लेट्स सी. B.F. स्किनर गेव द ऑपरेंट कंडीशनिंग. टोलमैन टॉक्ड अबाउट लेटेंट लर्निंग, कि लर्निंग जो है वो छुपी रहती है, जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है वो शो अप नहीं होती है.
Albert Bandura talked about the observational learning. ठीक है, correct. C is the correct option. Okay. Next question, question number 4. What is the spiral shaped structure in inner ear containing mechanoreceptors for hearing? Very simple and direct question. हाँ, इट इज़ जस्ट द कॉक्लियाई. अगर आप देखोगे तो वैसे गोल 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 पूरा स्पाइरल शेप में रहता है. दैट इज कॉक्लियाई. या करेक्ट. वेरी गुड. Next question, we have given two statements. Statement says that token economy is based on principles of insight. Statement second says that biofeedback is a form of applied behavior analysis and behavior modification. ठीक है. तो अगर आप देखोगे जो टोकन इकोनॉमी है, टोकन इकोनॉमी एक्चुअली किस पे काम करती है? बिहेवियरल बिहेवियरल थ्योरीज या फिर बिहेवियरल उस पर काम करती है. करेक्ट. हम बिहेवियरल उसमें पढ़ाई करते हैं. इनसाइट लर्निंग पे टोकन इकोनॉमी का कोई रोल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, वो होती है, कॉन्सिक्वेंस पे होता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे टोकन मिलेगा एंड एट द एंड मुझे बदले में एक गिफ्ट मिलेगा. दैट इज व्हाट इट इज देयर. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड बायो फीडबैक इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एंड एनालिसिस एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन. दैट इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. हाँ, करेक्ट. करेक्ट मानसी. क्वेश्चन नंबर 6. आई जस्ट वांट टू सी आंसर्स. किसी ने मुझे कुछ लिखा था ना. Yeah, absolute preference. So we are talking about what statements are true for positive skewed distribution. Positive skewed distribution के लिए क्या सही है? Think very carefully, okay? So I've taught you, if it is a positive skew, that means at the positive or at the positive is the right side, okay? Positive means right skewed. तो पॉजिटिव या राइट स्क्यू की तरफ दो चीज़ें हैं. पहली बात, यू हैव द मीन हेयर. अनदर इज दैट फ्यू स्कोर्स आर हेयर. करेक्ट. दैट मीन्स योर ग्राफ लुक्स लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा बेकार बनेगा बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अरे, it's like this, okay? So right skew means पहली बात mean यहाँ पर है. That means the mean is here. Another thing is that we have the few scores are there. That's why skew is here and mean is here, okay? अब अगर मीन यहाँ पर है तो ऑब्वियसली सेंटर में ही मीडियन होगा, बिकॉज मीडियन इज ऑलवेज लाइक दैट. एंड मोड होता है जहाँ पर ज़्यादा डेटा होता है. सो दिस विल बी योर मोड. सो इट इज़ स्क्यूड टूवर्ड्स द राइट. वेरी करेक्ट, बिकॉज पॉजिटिव मीन्स राइट साइड में स्क्यू है. अनदर इज मोस्ट ऑफ द केस पाइल अप एट द लेफ्ट हैंड साइड. येस, बिकॉज फ्यू स्कोर अगर राइट साइड है तो ये तो बिट ऑब्वियस है कि ज़्यादा स्कोर लेफ्ट साइड होंगे. ओके, इट इज़ स्क्यूड टू लेफ्ट, नो, एंड राइट हैंड, नो. ये दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अंडरस्टूड. Okay, good. Chalo, next question. Value of product movement correlation can be more than one in some exceptional cases. Even significant correlation does not tell us anything about the causal relationship between two variables. A little tricky, but absolutely direct and एकदम सीधा है question का आंसर. 343434. C. Product movement correlation can be more than one. No. At any case, one से ज़्यादा नहीं हो सकता. It ranges from -1 to +1. That's it. In any exceptional cases, it cannot be true. So statement 4 is incorrect. Sorry, statement 1 is incorrect. But statement 2 is talking about that correlation do not tell about causal relationship, which is very correct. मैंने बताया आपको कि correlation कितना भी strong हो, it do not talk about the causal relationships. So 4 is correct, okay? Next question. Name the philosophers who believed that some knowledge was inborn in humans.
Okay, John Locke actually talked about tabula rasa. Okay, John Locke talked about tabula rasa or the blank slate. So definitely he's not the one. Plato talked about that you need to learn something and you know you matlab, you need to learn, but you are born with few knowledge. That is what Plato said. Also, Rene Descartes actually said that you are born with few knowledge, but you can learn also. Both of the things. So Rene Descartes will be the option. And Joseph Gall के बारे में बात करें, so if you remember, Gall gave the phrenology method of measurement. Okay, and he did not talked about that some person is born with knowledge or anything else like that. He just focused on the body measurement and something like that, that how it impact in the individual personality or intelligence. So B and C are correct. Okay, clear guys? You can just write in the comment section if you have any doubt. You can just write in comment section. I'll look into that. Don't worry. Okay? Or if it's clear, you can just tell me that it's clear. Which amongst the following is not true about learned helplessness? Which is not true about learned helplessness? Yes, तो learned helplessness is marked by motivational, emotional, cognitive deficits. Yes, उनको कमी है इन चीज़ों की, इसीलिए वो हेल्पलेसनेस लर्न कर रहे हैं. डिप्रेस जो लोग हैं वो लर्न हेल्पलेसनेस में होते हैं. येस, यही बात बोली थी मार्टिन सेलिगमैन ने. इंडिविजुअल हाई ऑन लर्न हेल्पलेसनेस आर सेटिंग अनरियलिस्टिकली हाई गोल्स फॉर देमसेल्स. ऐसा क्यों करेंगे वो तो नॉर्मल चीज़ को भी नहीं मान रहे कि वो कर पा रहे हैं. तो दिस इज़ नॉट ट्रू. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन यू हैव मार्टिन सेलिगमैन पायोनियर्ड द स्टडी ऑफ learned helplessness. Okay, next question. Which of the following is not true about client centered therapy? These are all MCQs. हाँ, MCQs. This is a paper ना, CVT का पेपर है ये. ठीक है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट कार्ल रॉजर्स डेवलप द क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. ये तो बिल्कुल सही बात है. द प्राइमरी गोल ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज टू प्रमोट द हेल्दी साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल. This is also true. Therapists create an environment that allow client to achieve self-enhancement. This is also true. And self-actualization. Basic therapeutic strategies to remove and dispute the irrational feelings experienced by client. No. तो ये जो वो है irrational feelings experienced by a client is that you do नहीं, this do not focus on this. Client centered therapy is a non directed. Yes, irrational feelings जो वो feel कर रहे हैं ये उनका गोल नहीं है. So 4 is the correct answer. Yes, yes, yes guys, yes, सही बोल रहे हो आप. I read your messages. Okay, next question. Question number 36. Irrational REBT. Yes. Okay. The primary goal of client centered therapy is to promote the healthy psychological growth of an individual. Okay. So, this was the question which is repeated. Is that so? No, it's not now. They are talking about the primary goal of client centered therapy is to promote the healthy psychological growth of an individual. And statement second says that the goal of psychoanalysis is strengthening of ego functions and to promote insight into unconsciousness. तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यही करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ करता है. एंड साइको एनालिसिस क्या चाहता है कि जो अनकॉन्शियस ड्राइव्स हैं वो बाहर आ जाए, है ना, कॉन्शियस में आ जाए. सो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यस. Next question number 12. Who among the following has used level 1 and level 2 to distinguish between types of intelligence? Yes guys, very good. It's Arthur Jensen who talked about level 1 and level 2 and he said that level 1 जो होता है वो simple associative learning होती है, जबकि level 2 जो है वो cognitive competence होता है.
यस यस आयुषी, गुड। और ये क्या होता है, ये रिलीजन, नॉट रिलीजन बट कल्चरल के हिसाब से इम्पैक्ट करता है। तो जो उन्होंने कहा था वाइट होते हैं उनके पास लेवल 2 अच्छा होता है, बेटर होता है, बिकॉज लेवल 1 इज जस्ट वॉट यू हैव लर्न, इट इज गोइंग टू गिव यू दैट ओनली। बट लेवल 2 सेज दैट वट एवर यू हैव लर्न और वट एवर इज योर इनपुट, आउटपुट इज मोर देन दैट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज represented by the Greek alphabet rho? यस गाइज, सो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन तो नहीं होता है उससे, काय स्क्वायर भी नहीं होता है, काय स्क्वायर का साइन क्या होता है, ऐसा, ठीक है। पियर्सन में तो हम पी लिखते हैं नॉर्मली, या फिर आर लिखते हैं कोरिलेशन के लिए, हाँ। काय स्क्वायर तो दोनों में सेम ही रहता है। स्पीयरमैन का साइन जो होता है वो होता है रो का, इस तरह का होता है वो थोड़ा, ठीक है, करेक्ट। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस पी एस एस? ये एक बार नेट के पेपर में भी आया था क्वेश्चन कि एस पी एस एस की फुल फॉर्म क्या है, आर एम के सेक्शन। हाँ वेरी गुड गाइज, इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, करेक्ट। हाँ ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग को रिलेशन एक्सप्लेन्स द मैक्सिमम वेरियंस? सो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी कोरिलेशन है, जैसे यहाँ पर 0.9 है, उसका स्क्वायर करना है, ओके, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। So if you will do it for 9, you will get 8.1, and if you will multiply it, so you will, no sorry, you will get 0.81. So when you will multiply it, you will get 81%. Okay, so साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट इज दैट कि साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस कुछ भी हो, बिकॉज स्क्वायर होने के बाद साइन गायब हो जाते हैं एंड यू गेट दिस, सो यू विल गेट 81% ऑफ वेरियंस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एज पर द लॉ ऑफ पार्सिमनी, people prefer complex explanations of a phenomena than simple explanation. Law of parsimony involves the consideration of a variety of explanations. ये वो है जो मैं क्लास में बहुत बात बोलती रहती हूँ। इफ़ यू हैव नोटिस्ड, मैं बार बार जब बार बार तो नहीं, बट मैनी ऑफ द टाइम आई हैव सेड सम टाइम ऑक्कम्स रेजर वर्क, एंड ऑक्कम्स रेजर्स मीन्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द आंसर। कहा था ना मैंने, डू यू रिमेंबर गाइज, कि सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कई बार आंसर होती है। तो लॉ ऑफ पार्सिमनी एक्चुअली ऑक्कम्स रेजर होता है, ठीक है। दिस इज, सो इट सेज दैट कि सिंपल एक्सप्लेनेशन कई बार बेस्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरा, दे आर टॉकिंग अबाउट वेराइटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, नहीं, ये तो बोल रहे हैं सिंपल एक एक्सप्लेनेशन सबसे सही है, तो वेराइटी हो नहीं सकती, तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्लियर, चलें आगे गाइस, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, डोंट स्लीप, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, इज अ मैच द कॉलम। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट इवन इफ यू नो वन, आई थिंक यू कैन जस्ट चूज द आंसर। So agoraphobia is generally with the closed spaces or any other, not closed, is claustrophobia is for closed. Agoraphobia is with any place, any social place where you feel like कि अब यहाँ से भागना थोड़ा मुश्किल है. So entering any public place will be there. So it gives you two option, okay. But xenophobia actually with the strangers. Acrophobia talks about the fire, sorry heights. ये आपको पता होगा तो भी आप आंसर कर सकते हो, बिकॉज सी इज द फोर। एक्रोफोबिया विज द हाइट होता है बहुत लोगों को, इट्स वेरी कॉमन फोबिया। देन पायरोफोबिया इज विद द फायर। सो दिस यू कैन लर्न इट, मतलब अभी इवन इफ यू डू नॉट नो इट यू कैन लर्न इट, बिकॉज देर आर मेनी काइंड्स ऑफ फोबिया, तो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, सो या करेक्ट।
Question number 43. Who among the following did research to determine the smallest difference between two weights that could be detected? Yes, तो Weber's law talked about that how you can define the differences between them. क्या है वो? Delta I, that means the change in the intensity divided by the original intensity is always a constant. मतलब whatever is the actual intensity, जो एक्चुअल इंटेंसिटी है वो डिफाइन करती है कि कितना चेंज होगा कि मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा. मतलब 1 किलो चीनी है या आधा किलो है या 1 कप चीनी है, दैट विल डिफाइन कि चेंज कितना होना चाहिए. एंड ये जो कांस्टेंट है वो सेम रहता है. दैट मीन्स इफ दिस इज चेंजिंग एंड दिस इज कांस्टेंट, सो दिस इज द ओनली थिंग विच इज हैज़ टू बी चेंज. इसका मतलब ये इस पर डिपेंड करती है. किस पे? ओरिजिनल इंटेंसिटी में. सो ओरिजिनल इंटेंसिटी डिफाइंस दैट व्हाट विल बी द चेंज दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो इट इज वेबर्स लॉ. ओके. Next question. The appearance of the learned response again after extinction in a classical conditioning says what? Shows what? आप कोई भी लर्न रिस्पॉन्स है जो भूल चुके हो, ठीक है, एक्सटिंक्शन के बाद दोबारा से वो आ गया, तो वो क्या होता है? वो एकदम से आ जाता है. वेरी गुड गाइज, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी. चलो. Next question. Given below are two statements. Normal distribution curve, when plotted, never touches the x-axis. And the range of normal distribution is from minus infinity to plus infinity. Tell me. ये assertion reason है. ओके गाइज, वेरी गुड. क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, इसीलिए वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता. गोज लाइक दिस. ओके, वेरी गुड. Question number 46. What is that sensation when you feel that you or in the environment around you are moving or spinning when both are actually stationary? ये जनरल लेवल में, अगर जनरल लैंग्वेज में आपने कभी सुना हो तो शायद आपको पता होगा दैट पीपल यूज दिस टर्म. मतलब ऐसा लगता है एक जो स्लाइट एक फील सा आता है, एक चक्कर भी नहीं बोलेंगे बट एक स्लाइट सा वो आता है दैट थिंग्स आर मूविंग अराउंड मी, सो थिंग्स आर वाइब्रेटिंग अराउंड मी, दैट इज कॉल्ड वर्टिगो. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन सेंसिटिविटी टू प्योर टोन्स? ये भी हमने काफ़ी बार करा हुआ है. वी हैव डन दिस. हाँ, इट एक्चुअली गोज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. वेरी गुड गाइज. ओके, क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? ऑल वेल? ओके गाइज, ओके ग्रेट. ठीक है, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन assertion reason. Arousal refers to the level of activation. Deep sleep and mania are on the extreme ends of continuous of arousal. तो अराउजल तो एक्टिवेशन है डेफिनेटली. वाई नॉट? अराउजल रेफर्स टू द लेवल ऑफ एक्टिवेशन, वही है वो. दूसरा क्या है? डीप स्लीप और मेनिया. डीप स्लीप तो क्या, बिल्कुल गहरी नींद में हो आप. और मेनिया क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी. याद है आपको? हाइपर एक्टिविटी, खुशी, ये हम करते हैं. हमने डिप्रेशन में पढ़ा था जब हमने बाइपोलर पढ़ा था, दैट दिस इज मेनिया एंड दिस इज लाइक दैट. सो ये दोनों ऑपोजिट एंड्स में है, बिल्कुल करेक्ट है, बट डेफिनेटली दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं. दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर. ओके. Question number 49. Arousal refers to the application. Not question number 49, it's question number 24. तो ये question actually drop था because they have somehow by mistake given the two similar questions. तो एक question drop था, ठीक है. So we'll not be doing it because it's the same question. Question 25 is asking, there are different types of long-term memory. Sensory memory and working memory are types of long-term memory. लॉन्ग टर्म मेमोरी अलग अलग तरह की होती हैं और सेंसरी और वर्किंग मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट है. वेरी गुड गाइज. सेंसरी मेमोरी और वर्किंग मेमोरी अलग टाइप है, वो लॉन्ग टर्म के क्यों होंगे?
Yes, statement 1 is correct and second is not. Very good, very good. Question number 26. Atkinson and Shiffrin, like basically all the theories related to memory and their name. शॉर्ट टर्म है, सेंसरी अलग है, शॉर्ट टर्म अलग है, वर्किंग अलग है. ओके मानसी. हाँ. तो एटकिंसन और शिफ्रिन ने क्या दिया था? एटकिंसन शिफ्रिन ने दिया था 3 सिस्टम अप्रोच टू मेमोरी गोइंग फ्रॉम सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. और जियोर्ज स्पर्लिंग ने बताया था कि सेंसरी मेमोरी एग्जिस्ट करती है, और उसने जो है कुछ चीज़ें दिखाई, कुछ वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स दिखाए और बोला कि अब आप इनको जो आपने देखा है वो बताओ. तो ये एक्सपेरिमेंट था उसका. यस यस आयुषी. फिर उसके बाद हर्मन एबिंगहाउस ने क्या किया? उन्होंने नॉनसेंस सिलेबल्स को लर्न करके फॉरगेटिंग की थ्योरी दी थी. नॉनसेंस सिलेबल्स मीन्स इसका कोई मीनिंग नहीं है. एंड क्रेक एंड लोकहार्ट ने क्या किया था? उन्होंने लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग बोला था कि ये डिपेंड नहीं करता कि क्या सिस्टम ऑफ मेमोरी है, ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्रोसेसिंग पे टाइम दिया गया है, किस लेवल पे प्रोसेसिंग करी गई है. सो व्हाट इज़ दिस? सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट? ठीक है ना गाइस, चेक कर लो एक बार. ओके. Which part of the central nervous system controls endocrine functions by regulating pituitary gland? Very simple. Quickly tell me. Pituitary gland को regulate कौन करता है? Yes, hypothalamus. Correct. Next question. A deficiency of emotional responsiveness is called what? जब आप इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब आप इमोशनल चीज़ों पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, उस डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं? सो दिस इज दिस इज कॉल्ड एलेक्स्थाइमिया, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इमोशनल चीज़ों पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते. मैं आपको बता देती हूँ. आई हैव रिटन व्हाट इज ओथेलो एरर. ओथेलो एरर बेसिकली ये होता है जहाँ पर कोई एक एम्बिगुअस सा या जो अनक्लियर सा बिहेवियर हो ना, और उसके बेस पे हम जो है डिसेप्शन या इनफिडेलिटी को वो करें कि वो ना कुछ अजीब से चल रहा था, इसका मतलब चोरी उसने ही करी होगी. तो इसको जब हम एविडेंस मान लेते हैं किसी भी एम्बिगुअस बिहेवियर को, जब हम एविडेंस मान लेते हैं, उसे हम ओथेलो एरर कहते हैं. ठीक है. इडियोसिंक्रेटिक एरर यूजुअली सोशल साइकोलॉजी का वर्ड है. इसमें बेसिकली ये होता है दैट आपका एक ऐसा चीज़ है जो आपके ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है. यू हैव समथिंग विच इज़ नॉट सिमिलर टू यू, यू नो, टू योर ग्रुप. यू आर डिफरेंट फ्रॉम इट. तो कई बार इसे करेंसी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो दैट आई एम वेरी, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और सम हार्डवर्ड और समथिंग लाइक दैट इन यूनिवर्सिटी. तो क्या होगा कि मुझे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी एक कंपनी में जहाँ मैं काम कर रही हूँ, तो उसकी वजह से कई बार मुझे बेनिफिट मिलता है. दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेटिक करेंसी ऑल्सो. बट इडियोसिंक्रेटिक एरर ये होता है कि जब वो जो पर्सन है, लेकिन हम जज उसे उसके हिसाब से करें, बट एक्चुअली उसके अपने एक कुछ अलग बिहेवियर है. एंड पैरा लैंग्वेज तो आप लोगों को पता है दैट जो नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसमें शब्दों का या किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, उसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं, विच इज़ द नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली. आई होप इट्स क्लियर गाइज. डन. Okay, great. A person, if you want to say something, you can just type, Samriddhi. You can just type. I'll just see. A person striving for excellence and mastery in task is high on which of the following needs? Yes, बच्चे बोलो. What is your doubt? You want to repeat me any word or anything? Above question was from which chapter? Okay, so as I told you that इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस एक्चुअली तो आपका होना चाहिए किससे? डिसऑर्डर्स वाली चीज़ों से या रिफ्लेक्सेस से. तो इसलिए ये यू नो एलेक्स्थाइमिया है, या फिर बायोलॉजी से भी हो सकता है. लेकिन जैसे जो ओथेलो एरर है वो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन या क्रिमिनल साइकोलॉजी और लाइक दैट. इडियोसिंक्रेटिक जो डिसऑर्डर है वो कहाँ से है? वो सोशल साइकोलॉजी का है, प्योरली कॉन्सेप्ट. और पैरा लैंग्वेज की बात करें तो ये लिंग्विस्टिक का है. तो ये ऑप्शंस जो है वो अलग अलग यूनिट से हैं.
अंडरस्टूड? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, अब हमने क्या बोला, एक पर्सन जिसे सिर्फ एक्सलेंस चाहिए, मास्टरी चाहिए टास्क में, तो वो किस में ज़्यादा होगा? वो डेफिनेटली नीड फॉर अचीवमेंट में ज़्यादा होगा। हाँ, किसकी थ्योरी थी? मैक्लेलन की थी, किसकी थी? हाँ। क्वेश्चन नंबर 30, द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड। जब भी कुछ सही किया, टॉफी दे दिया बच्चे को, वो किस तरह का रीइंफोर्समेंट है? हाँ, वेरी गुड, इट्स कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, कि जब भी सही किया देते गए देते गए देते गए, जब भी सही किया। सो इट्स अ कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। ओके। फिक्स रेशियो जिसने चूज किया था, फिक्स रेशियो होता है कि हर पाँच के पाँच सही हुए तब मिलेगा, हर दो सही हुए तब मिलेगा। तो ये ऑप्शन नहीं है बच्चे, ठीक है, किसी ने चूज किया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेशलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल? कौन सा WAIS में स्केल नहीं है? वर्बल है, वर्किंग मेमोरी है, एंड प्रोसेसिंग इंडेक्स है। एपिसोडिक इज नॉट देयर, सो B4 इज द करेक्ट ऑप्शन, D इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। ओके, next question. Cultural fair intelligence test is a speed cum power test. There is a time limit for each of the subtests included in the culture fair intelligence test. कल्चर फेयर इंटेलिजेंस है कि एक स्पीड कम पावर टेस्ट है। स्पीड टेस्ट होता है जिसमें समय की पाबंदी होती है, और पावर टेस्ट होता है जिसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता, आप कितनी भी देर में कर सकते हो, बस आपकी पावर देखी जाती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, तो ये बात सही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हर सब टेस्ट में टाइम लिमिट है अलग अलग, ठीक है, तो ये भी बात सही है, बट एनी ये किसी को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है ना, सो दैट्स वाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज अनअफेक्टेड बाय इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल। All or none law state that all neurons must fire at the same time for the impulse to be transmitted. अब एक्शन पोटेंशियल का साइज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता बियॉन्ड थ्रेशोल्ड के, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक बार अगर थ्रेशोल्ड रीच हो गया या वो आगे चला गया, तो क्या होता है कि वहाँ पर थ्रेशोल्ड बन जाता है, मतलब वो फायर हो जाता है और न्यूरॉन फायर हो जाते हैं। तो ये उस पर काम करता है, जो कि ऑल या नन प्रिंसिपल पे काम करता है। या तो एक्शन पोटेंशियल होगा या एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, ऑल और नन। लेकिन ऑल और नन ये नहीं कहता कि एक ही टाइम पे सबको इम्पल्स को ट्रांसमिट होना है। So definitely A is correct and R is false. Okay, very good, guys. Next we have a assertion reason again. Freud's patient suffered from nervous disorder for which he and other doctors could not find any physical cause. ठीक है, पेशेंट को नर्वस डिसऑर्डर हुआ जिसके लिए उनका पास कोई फिजिकल कॉज नहीं था। ठीक है, नाउ फ्रॉइड प्रपोज दैट देयर इज अ अनकॉन्शियस माइंड जिस इनटू विच वी पुश or repress all our threatening urges and desires, and these repressed urges in trying to surface created the nervous disorders in his patients. So अगर आप क्लियरली रीड करते हो कि इन्हीं अनकॉन्शियस की वजह से वो आगे आता है और उससे पेशेंट आता है, इसलिए उन्होंने ये देखा, तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। यस, बोथ आर करेक्टली एक्सप्लेनिंग ईच अदर एंड both are true definitely. Question number 35. Adoption studies have demonstrated that schizophrenia is not influenced by genetic factors. Environmental conditions give rise to schizophrenic disorders. अब ये कह रहे हैं कि अडॉप्शन स्टडीज़ जो है उन्होंने ये बताया है कि जेनेटिक फैक्टर से स्किज़ोफ्रेनिया फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई ना, जेनेटिक का तो रोल होता है, जबकि हमने देखा है जेनेटिक का अच्छा खासा रोल है, चांसेस होते हैं पेरेंट्स में जाने के, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। अनदर इज सेइंग दैट कि एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं, हाँ हो सकते हैं एनवायरमेंट भी, बट एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन्स ना कि अगर एनवायरमेंटल हैं तो जेनेटिक नहीं होगा। सो A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू। ठीक है,
चलो लेट्स वी हैव अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थ्योरीज एंड देयर डेवलपर्स मेजरली. स्पियरमैन ने दी थी टेट्राड इक्वेशन स्पेसिफिक फैक्टर्स के लिए, ठीक है. ऑथर जेंसन ने दिया था रेग्रेशन आर्ग्यूमेंट, मतलब रेग्रेशन मतलब उन्होंने चेक करने के लिए कि कैसे इंटेलिजेंस ट्रैवल करता है. उन्होंने कहा था ना कि जो लेवल 2 होता है वो जेनेटिकली और कल्चरली इम्पैक्ट होता है. स्टर्नबर्ग टॉक्ड अबाउट ट्रायर्किक थ्योरी and Cattell gave the second order factors GN, fluid and crystallized intelligence. So C is the correct answer. Okay, or third option. Okay, next is the tendency to remember the uncompleted task, कि आपको uncompleted task ज़्यादा better तरीके से याद रहेगा than the completed one. सो एंटेरोगेट एमनीशिया होता है जो आगे की चीज़ें भूल जाते हैं हम. रेट्रोगेट होता है हम पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं. टिप ऑफ द टंग होता है मुझे याद है बस मेरी ज़ुबान पे वो रहता है. तो अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप लिख सकते हो ज़िगार्निक इफेक्ट. बट ज़िगार्निक इफेक्ट होता है कि हमें अनकम्प्लीटेड टास्क जो है वो बेटर तरीके से याद रहते हैं, और डेफिनेटली वो ज़िगार्निक नहीं दिया था और कंप्लीटेड नहीं रहता है. ठीक है, चलो. फॉर अ स्विमर, इन्फॉर्मेशन की हाउ टू स्विम कौन सी स्टोर मेमोरी में स्टोर्ड है, कि स्विम कैसे करते हैं ये कौन सी मेमोरी में स्टोर है एक स्विमर के लिए. एपिसोडिक तो किसी जगह की चीज़ होती है, डिक्लेरेटिव कोई फैक्ट होता है, सिमेंटिक भी रिलेटेड टू मीनिंग है वो नहीं होगा. प्रोसीजरल होता है जो इम्प्लिसिट होता है, जो दिखाई नहीं देता, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता. वो क्या बोलेगा, पैर ऊपर करो नीचे करो, ऐसी चीज़ें वो नहीं बता पाएंगे, एक्सप्लेन करना मुश्किल है, उसे हम प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं. ओके, मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड कौन से मेमोरी में पार्ट होगी हमारा. सिमेंटिक मीन्स गिविंग मीनिंग टू दैट एनीथिंग. तो बचपन की जो मेमोरीज है वो डेफिनेटली मेरी खुद की मेमोरीज है, तो दैट विल बी इन माय ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी. हाँ ठीक है ठीक है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मच मोर इंटरेस्टिंग. हु अमंग द फॉलोइंग आर इंडियन साइकोलॉजिस्ट, इसमें से इंडियन साइकोलॉजिस्ट कौन है. अगर आपने थोड़ा सा भी चीज़ें पढ़ी है ना रिलेटेड टू 11th 12th का, अगर आपको थोड़ा याद है तो आई थिंक आप वहाँ से भी कर सकते हो, और थोड़ा सा वैसे. देखो, गिरींद्र शेखर बोस जो थे उन्होंने फर्स्ट लैब बनाई थी, ठीक है, मतलब कैलकटा यूनिवर्सिटी में. तो उन्होंने वो काम किया था. एस एम मोशन की 2 स्टेप एटीट्यूड थ्योरी है, अगर आपको याद हो तो ये 11th या 12th में है शायद, एटीट्यूड चेंज वाले चैप्टर में. और भाटिया ने पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस की टेस्टिंग पे कुछ काम किया है, ठीक है. कौसाम्बी जो है वो मैथमेटिशियन है, और योगेंद्र सिंह जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है. तो डोंट वरी, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से इधर उधर से होते हैं. सो यू जस्ट नीड टू यू नो use the best of your thing what you know. Next question is about, as always I say, emotion theory and their explanations. Take your time and let me know. Yes, Mansi. सो इफ़ यू हैव रेड दैट टेबल ऑल्सो, जो मैंने आपको PDF में दिया था, तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि उसमें इन सबके नाम थे. हाँ शायद, मतलब उसमें लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस. केनन बार्ड थ्योरी क्या कहती है. केनन बार्ड थ्योरी ये कहती है कि स्टिमुलस में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो थैलेमस में जाती है, कॉर्टेक्स में जाती है, जिससे कि इमोशनल अवेयरनेस और बॉडीली चेंजेस सेम टाइम पे आते हैं. मैं बार बार बोलती हूँ, सेम टाइम साइमल्टेनियस जहाँ पर भी है आप इजीली उसको कर सकते हो. देन यू हैव सेचर सिंगर. सेचर सिंगर बेसिकली सेज दैट कॉग्निटिव लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट. सो दिस गिव्स यू द आंसर.
जेम्स लेन सेज दैट कि हमें बॉडी की अवेयरनेस होती है, उसके बाद इमोशंस आते हैं। सबसे सिंपल थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी थी। एंड ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ये कहती है कि कोई भी रिएक्शन जब इमोशन होता है तो उसका दूसरा रिएक्शन आता है। जैसे अगर हम खुश होते हैं तो हमें दुखी भी किसी न किसी बात की होती है कि कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। तो ये उनके अकॉर्डिंग था कि हर एक पर्टिकुलर इमोशन के साथ उसका इक्वली ऑपोजिट इमोशन भी होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, उसके बाद वी हैव हु हैज़ प्रपोज दैट इंटेलिजेंस हैज़ 3 डायमेंशंस। इंटेलिजेंस की 3 डायमेंशंस हैं, ये किसने दिया है? रीड केयरफुली द क्वेश्चन एंड देन गिव मी द आंसर। गाइज रीड केयरफुली, प्लीज़ रीड केयरफुली। मैंने आंसर देने से पहले बोला, फिर भी गलत आंसर दे रहे हैं बच्चे। It is asking about the dimensions. It is not asking about the types of intelligence, that whether it's componential, analytical, practical, or creative. No, they're talking about the dimensions which Guilford has given. That OCP model, operation, content, and product, and that is called dimensions. Do you follow, guys? इसे छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, ओके? ठीक है। उसके बाद वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एल्बर्ट बंड्यूरा। एल्बर्ट बंड्यूरा ने क्या नहीं दिया है? हाँ, सो देन वी हैव एल्बर्ट बंड्यूरा ने क्या क्या दिया है? दे हैव गिवन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, की ऑब्जर्व करके चीज़ें आ सकती हैं। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था ऑफ डूइंग दैट। सोशल कॉग्निटिव अप्रोच डेफिनेटली उनकी थी। देन प्रेमैक प्रिंसिपल। प्रेमैक प्रिंसिपल क्या होता है? ग्रैंड माज रूल, जो दादी करती थी, ऐसे कहते हैं इसको, ग्रैंड माज रूल। इट सेज दैट कि जो हाई प्रोबेबल वाली चीज़ है, अगर हम वो करवाएं तो बच्चे जो है लो प्रोबेबल वाली चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई से कि अभी पालक खा लो, उसके बाद आपको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है? अभी एक काम करो, अपना होमवर्क कर लो, उसके बाद मैं आपको टीवी देखने दूंगी या दूंगा। दिस इज प्रीमैक प्रिंसिपल, करेक्ट? करेक्ट गाइस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन अगैन। ब्रोका's arc is located in which of the lobes? यस, ब्रोकास का जो एरिया है वो फ्रंटल लोब में है एंड वर्निकेस इज ऑन टेम्पोरल लोब। यस गाइस, ओके ओके। एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन का काम है इस एरिया का, ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस बाय विलियम जेम्स? विलियम जेम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है बहुत सारे फील्ड्स में, तो आई डोंट अज्यूम कि आपको आता हो, बट जस्ट यू कैन गेस द बेस्ट यू कैन। सो उन्होंने एक्चुअली 4 तरह के सेल्फ दिए थे। एक दिया था मटीरियल सेल्फ, एक दिया था सोशल सेल्फ, एक दिया था स्पिरिचुअल सेल्फ, और एक दिया था प्योर ईगो, विच बेसिकली अवेयरनेस अबाउट ओन सेल्फ। ईगो को सेल्फ कहते हैं ना, ईगो इज सेल्फ, राइट? तो ये 4 तरह के उन्होंने दिए थे, करेक्ट? तो जो उन्होंने नहीं दिया था वो क्या है? इंटेलिजेंट सेल्फ एंड सेल्फिश सेल्फ। सो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे क्विकली, okay guys? Okay, given below are 2 statements. Social factors are important in shaping personality. Horney believed that poor relations with parents lead children to develop maladaptive ways of dealing with relationships. सोशल फैक्टर की वजह से हमारी पर्सनालिटी शेप होती है, पहली ये स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है। अनदर इज सेइंग दैट कैरन हॉर्नी ने ये कहा कि अपने पेरेंट्स के साथ अगर रिलेशन ख़राब हो तो रिलेशनशिप्स को डील करने में दिक्कत होती है। So both are true, but they are independently true. They are not defining. Yes, very good, guys. Okay. Next question is, which of the following term is used to explain the identification of behavior to the specific brain areas? कि कौन सा brain area अभी काम कर रहा है, उसके लिए हम उस term को क्या कहते हैं?
हाँ करेक्ट है, क्योंकि हेमिस्फेरिक लेटरलाइजेशन होता है कि लेफ्ट राइट का क्या काम है। ब्रेन प्लास्टिसिटी कहती है कि हम नई नई चीज़ें लर्न कर सकते हैं, भूल सकते हैं, तो प्लास्टिक की तरह हमारा ब्रेन रहता है। न्यूरल स्पेसिफिकेशन न्यूरॉन्स या न्यूरल्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है स्पेसिफिक ब्रेन एरिया की, तो उसे हम लोकलाइजेशन कहते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो काम कर रहा है इस जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा इसमें से आर्केटाइप नहीं है, विच इज नॉट एन आर्केटाइप। ठीक है, तो ये कार्ल यूंग की थ्योरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने दिए थे एनिमा विच सेज दैट देर इज अ फीमेल पार्ट इन मेल्स, एनिमस सेज दैट देर इज अ मेल पार्ट इन फीमेल्स, एंड शैडो सेज दैट द नेगेटिव एंड दी बुरे जो चीज़ें होती हैं। एंड वूम एमबी जो था वो कैरन हॉर्नी का कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने कहा कि मेल हैव envy from women that they cannot bear the children and they don't have a much role in the reproduction or the basically the birth of a child. Okay, in response to penis envy which was given by Freud. Okay, let's go. Question number 74. Who among the following is not a neo-Freudian? Very simple again. नहीं guys, नहीं 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 नहीं. Sullivan has given the stages. He is a neo-Freudian. Erikson is there, Horney is there. Alport is not there. Alport का थ्योरी बिल्कुल भी फ्रॉइड से नहीं मिलता है. टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल थिंग्स. मैंने बताया भी था कि ऑलपोर्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉइड, और ऑलपोर्ट की थ्योरी अलग है. इट इज़ नॉट न्यू फ्रॉइडियन. नहीं, हाँ करेक्ट. सिलिवन की थ्योरी हम नहीं पढ़ते जनरली, कम ही पेपर में आती है, बट इफ इट इज़ हेयर आई कैन ऐड दिस इन द पीपीटी. ओके. Yes, Sakshi, just write in the comment section. Question number 50. Which of the following physical changes occur in girls during puberty? Breast development, pubic hair appearance, body contours become rounded. A, B and D. Correct. ठीक है. Neo-Freudian do not support them. Neo-Freudian either make the theory in favor of them or against of them, but is actually based on them. Okay? That is called Neo-Freudian. जैसे हॉर्नाई थी, शी गेव द थ्योरी इन रिस्पॉन्स टू इट ओनली. जैसे मैंने भी समझाया दैट वो एनवी वॉज गिवन इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट ओनली. दैट्स वाई शी इज अ न्यू-फ्रॉइडियन. करेक्ट. हाँ. Who among the following theorists propose that knowledge is socially constructed by the child and the others within the culture? Very easy. कल्चर के साथ चाइल्ड जो है वो इंटरैक्ट करता है या सोशली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को. जीन पियाजे ने तो कॉग्निशन बोला था खुद पे. एरिक एरिक्सन टॉक्ड अबाउट सोशल स्टेजेस, एंड सिगमंड फ्रॉइड तो यस, लिव विगोत्स्की टॉक्ड अबाउट कल्चर. या इवन एनसीईआरटी की बुक में भी आप ये देख सकते हो दैट इट इज सेड दैट, हाँ हाँ करेक्ट, that the culture is the role play role here. Then we have types of reliability and conditions to that. Very simple and tricky, very interesting question to solve. मतलब स्प्लिट हाफ में क्या होता है, एक टेस्ट को हम दो में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, यही करते हैं ना स्प्लिट हाफ में. वी डिवाइड टू वन टेस्ट इनटू टू थिंग्स. तो इसका मतलब एक टेस्ट है और एक ही फॉर्म है, और लेने के बाद मैंने उसे डिवाइड किया. इसका मतलब एक ही टेस्ट था और एक ही फॉर्म था. करेक्ट. ऑल्टरनेट फॉर्म इमीडिएट मतलब है. ऑल्टरनेट फॉर्म मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया. ऑल्टरनेट मतलब इक्विवेलेंट दो फॉर्म्स बनाई गई हैं. इमीडिएट मतलब उसी टाइम पे कर दिया है. इसका मतलब सेशंस तो कितने थे, सेशंस तो एक ही था क्योंकि इमीडिएटली किया है, लेकिन फॉर्म तो दो होंगी ना, क्योंकि ऑल्टरनेट का तो मतलब ही ये है. तो वन सेशन एंड टू फॉर्म्स. ऑल्टरनेट फॉर्म डिलेड होता है कि दो फॉर्म्स हैं. फॉर्म तो ऑल्टरनेट है तो दो होगा ही होगा, बट डिले है तो थोड़े टाइम बाद है. इसका मतलब टू सेशंस एंड टू फॉर्म्स.
एंड टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, वन टेस्ट अभी लिया उसके बाद दोबारा लिया, तो 2 सेशंस किए लेकिन फॉर्म एक ही था। तो अगर मैंने आपको बताया भी था कि 15 दिन से पहले पहले, यूजुअली फोर्टनाइट से पहले लेते हैं, तो टेस्ट रीटेस्ट मतलब अभी टेस्ट लिया सेम टेस्ट लेना है मैंने, तो फॉर्म एक ही रहेगा। I'll repeat, split half is that only one test is there and I divide it into 2 parts. So definitely there is only one test and there is only one session. If I talk about test retest, so I am taking this test today and after 10-15 days also. That means I have the same test but the sessions are two. If we talk about alternate form, it always include two different forms. No doubt about it. Lekin if it is immediate, that means it is done in the same session. But if it is delayed, it is done in the different session. I hope it's clear. Even if it is not, you can write in the block. I will help you. ठीक है, text में आप लिख दो, then I'll help you with that. Next, what is the corresponding Z score to 50th percentile? Simplest question of the world. 50th percentile. This is the graph. 50th percentile is in the center of the graph. Yes, yes, very good, very good. And Z score का mean क्या रहता है? नहीं बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हो? Z score का mean रहता है 0 and standard deviation goes about 1, 2 and 3. Okay? So like this. So 50th percentile में Z की वैल्यू कितनी है? 0. Very good. Very good, very good guys. चलो. Now which of the following is not the component of Big Five factor model of personality which was given by Robert Costa and McRae? So उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया था ओशियन का मॉडल, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, कॉन्सेंशियसनेस, extroversion, agreeableness, neuroticism. Now what is left? Conservatism. Okay guys, very good. Chalo. Spearman-Brown formula explains which of the following? बस याद करो स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला लगता कहाँ पर है, बस नथिंग इन डिटेल. स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला हम कहाँ लगाते हैं? तब तक मैं फार्मूला लिख देती हूँ. इट्स कोरिलेशन जो फुल टेस्ट का आया है इज इक्वल्स टू 2 कोरिलेशन जो हाफ टेस्ट का आया है एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर हाफ. ओके, सो जैसे कि आपको दिख रहा है फुल हाफ की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये लेंथ की बात करता है. टेस्ट हाफ करना है, छोटा करना है, स्प्लिट हाफ करना है, तो रिलायबिलिटी एंड लेंथ ऑफ टेस्ट की बात करता है. ओके गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी रीइंफोर्सर? इसमें से कौन सा प्राइमरी रीइंफोर्सर है? प्राइमरी रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? विच आर बेसिक टू द लाइफ. फूड है, पैसा नहीं है, वाटर है, टोकन नहीं है. सो ए एंड सी आर करेक्ट. यस गाइज, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? मतलब उसके सिम्टम्स ही बताने नहीं चली कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है. हार्ट बीट एक्सलरेट करता है, डाइजेशन को कम कर देता है, प्यूपिल को वाइडन करता है और लंग्स को भी वाइडन करता है और डायलेट करता है ताकि एयर पैसेज बढ़े. सो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट लिखा है. सो ए बी एंड सी आर करेक्ट. ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम ऑफ द टेक्निक्स टू द डेफिनेशंस. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड. 10-15 questions are left only. So I know you are tired, but just try to stretch a bit. Okay, use the best explanation methods के साथ उनके applications बताने. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या करती है? इमेज लेती है पहली बात तो, और लेती मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से. सो A2. ओके, देन फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या करती है? फंक्शन देखती है, मतलब यूज़ तो मैग्नेटिक फील्ड ही करेगी लेकिन ब्रेन स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ देखेगी. उसके बाद यू हैव कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी.
ये क्या करती है, ये कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करती है एंड एक्सरे की 3D इमेजेस देखती है। एंड पॉजिट्रॉन इमोशन टोमोग्राफी यूजुअली क्या करती है, ये देखती है कि कौन सा पर्टिकुलर इमेज का ब्रेन का एरिया एक्चुअली वर्किंग है, मतलब लाइटन अप है, कहाँ पे काम चल रहा है। सो रेडियो एक्टिव मटीरियल भेजा जाता है इसमें एंड डायनेमिक ब्रेन चेंजेस देखे जाते हैं। तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इट्स वेरी इजी, लग रहा है मुश्किल है बट इट्स वेरी इजी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की स्पीड कौन चेंज इन्फ्लुएंस करता है? येस, इट्स माइलिन शीथ। नॉर्मल सा जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर अगर माइलिन शीथ होती है वो एज ए इंसुलेटर काम करती है, तो जो ट्रांसमिटर्स होते हैं वो ऐसे बाउंस करके क्विकली क्विकली आगे चले जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ माइलिन शीथ। देन यू हैव द लेवल्स ऑफ, येस आयुषी, moral development in right order as suggested by कोलबर्ग। टोटल 3 स्टेजेस थी जिसके अंदर दो दो स्टेज से 6 यानी 6 स्टेजेस थी, बट यहाँ पे सिर्फ 5 दी हुई हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा इस पहले क्वेश्चन को कर लेगा वो मुझे ये भी बताएगा कि कौन सी स्टेज यहाँ पर मिसिंग है या कौन सी स्टेज यहाँ पर नहीं है और वो कहाँ होनी चाहिए। नोबडी। सबसे पहले बच्चा बात करता है हेट्रोनॉमस मोरालिटी की, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि झूठ झूठ है, चोरी चोरी है, गलत गलत है, सही सही है। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज आती है इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि यहाँ पे अब इंसान ये देखता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज की कि भाई मुझे जो है अब फ़ायदा लेना है, मुझे ऐसा काम करना है जो दुनिया में मतलब मेरे लिए बेनिफिट हो, मुझे कुछ मिले। फिर आता है सोशल सिस्टम या लॉ, कि भाई एक लॉ होता है, उस लॉ को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद एक स्टेज आती है विच इज़ द फोर्थ स्टेज विच जस्ट अनुष्का मैंशन, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली स्टेज, विच सेज दैट कि मुझे अच्छा बॉय और अच्छा गर्ल बन के दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, की सोशल में कॉन्ट्रैक्ट है और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं। तो जो उस हिसाब से हम कर सकते हैं उसे, मतलब उस हिसाब से इट कैन बी लाइक दैट कि वो बना कॉन्ट्रैक्ट के लिए है बट इट कैन बी मैनिपुलेटेड और समथिंग लाइक दैट, दे एक्सेप्ट इट। उसके बाद येस अनुष्का, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट में आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, की कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सली जो सबके लिए अलग भी हो सकता है। दिस इज अ हायर स्टेज जो ज़रूरी नहीं है कि सब पहुंच पाए। सो इट गिव्स यू बी डी सी ई एंड ए। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ओके गाइज, वेरी गुड। चलो, which of the following is not an instrument to evaluate newborn's physical well-being? चलो ट्राई ट्राई करो। देखो, एपगार स्केल APGA कैपिटल्स में होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ब्रेजेंटो नियोनेटल बिहेवियरल असेसमेंट पे स्केल भी किया जाता है। न्यूरो साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ फुल टर्म न्यू इन्फेंट जो है वो नहीं किया जाता। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये भी किया जाता है क्योंकि ये जो है वो सोफिस्टिकेटेड MRI EEG ये सब चीज़ें देखता है जो हम एक छोटे बच्चे में नहीं देख सकते। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव, which of the following is a substage of pre-conventional stage of moral development as described by Kohlberg? इसमें से प्री कन्वेंशनल की जो है वो कौन सी स्टेज है? क्या कर रहे हो बेटा? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, सबसे फर्स्ट स्टेज जो थी वो, हाँ वेरी गुड, इट इज़ हेट्रोनोमस मोरालिटी। हमें यहाँ पे पनिशमेंट अवॉइड करनी है और देयर इज़ अ रूल फॉर दैट। येस, दिस इज द फर्स्ट सब स्टेज। गुड बॉय गुड गर्ल यहाँ पर भी नहीं लिखा है इन्होंने स्टेज में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 63, हु प्रपोज द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कलर विजन? अभी तो नहीं होना चाहिए मानसी, आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली। एक बार अच्छे से कर लोगे तो फिर नहीं होगा। फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? सो ये मेजरली हाँ, यूंग एंड हेल्महोल्ट्ज ने दी थी, ठीक है। बट जो आंसर किया है ना उसमें ऐसे बी और सी दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं,
अब मुझे उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा, बट मैं बता देती हूँ कि जो थ्योरी थी वो यंग एंड हेल्महोल्ट्ज की थी, ठीक है। तो आपको जो भी सही लग रहा है आप उसको मान के चल सकते हो, कुछ ग्लिच था आंसर की में इसके, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 64, इन टॉप डाउन प्रोसेसिंग परसेप्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट ऑफ अ स्टिमुलाई एंड मूविंग टू द परसेप्शन ऑफ द होल, ठीक है। इन बॉटम अप परसेप्शन इज गाइडेड बाय हायर लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस एंड मोटिवेशंस। तो अगर आप देखो ना बहुत क्लियरफुली, तो टॉप डाउन की डेफिनेशन बॉटम अप में लिखी हुई है और बॉटम अप की डेफिनेशन टॉप डाउन में लिखी है। टॉप डाउन में क्या होता है, हम परसेप्शन के बाद देखते हैं स्टिमुलाई को, एंड बॉटम अप में होता है कि हम इंडिविजुअल चीज़ों के बाद हम फर्दर फाइनल चीज़ों में जाते हैं। सो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो उल्टी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, अगर वो सिंपल से आती हैं तो वो सेम होंगी। तो बोथ आर करेक्ट, ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ऑल्सो वेरी बेसिक, हमने किया है, बस लाइन से लगाना है उनको। बोलो। हाँ, so first we have the temporal lobe, then we have hammer, okay. Then we have anvil, and then we have stirrup, then we have oval window. So CDBEA है ये, आप इस तरह से इसे याद कर लीजिए। मतलब याद क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसे आपको लाइन से करना है, ठीक है। Question number 91 is asking, pre-operational thinking is inflexible, illogical, fragmented and perceptually based thinking found typically in the preschoolers. And conservation says that understanding that rearranging material does not alter the quantity. प्री ऑपरेशनल थिंकिंग जो होती है वो इनफ्लेक्सिबल होती है, इलॉजिकल होती है और फ्रेगमेंटेड होती है, जो सही बात है क्योंकि ये बच्चे होते हैं, ये इतने बड़े नहीं है कि ये जो है वो करें। दूसरा, कंजर्वेशन भी जो है वो यही होता है कि हम सोचते हैं भाई ये क्ले है, क्ले को हमने सपाट कर दिया, अब इसके बाद ये वापस कभी नहीं हो सकता जैसा वो था, करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यस करेक्ट। Then next question is, a psychologist wants to determine whether listening to music while studying affect test performance. Music सुनने से test performance में impact आता है. What treatment is the experimental and the control group likely to receive in this experiment? कंट्रोल ग्रुप के बारे में बताना है। तो दोनों ग्रुप में म्यूजिक देंगे तो फिर कंट्रोल ग्रुप तो बनेगा ही नहीं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम म्यूजिक सुनाएंगे जबकि हम कंट्रोल ग्रुप में म्यूजिक नहीं सुनाएंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल ग्रुप में म्यूजिक नहीं दे सकते क्योंकि कंट्रोल ग्रुप जो है वो कंपेयरिंग ग्रुप होता है, ओके okay? ऐसा तो हो ही सकता है ना कि हम उन्हें प्रेजेंट करें और उन्हें लिसन करने को मना कर दें। सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम म्यूजिक देते हैं जबकि हम कंट्रोल ग्रुप में नहीं देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम अगैन, schools of thought and their major contribution or major assumption about it. स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है, इंट्रोस्पेक्शन यूज करता है। फंक्शनलिज्म बात करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। गेस्टॉल टॉक्ड अबाउट द प्रेगनेंस ऑफ द गुड फिगर एंड बिहेवियरिज्म टॉक्ड अबाउट द ओवर्ट बिहेवियर। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, यस गाइस, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 69,
According to Freud, which part of the personality includes the perception of an individual about the kind of person he or she aims to become? जैसा उसको बनना है फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, करेक्ट गाइज, दैट इज कॉल्ड ईगो आइडियल, बिकॉज ऐसा उसको बनना है. एंड देर इज ऑल्सो नोन एज ईगो कॉन्साइज, जिसमें ये बताता है कि ये बिहेवियर गलत है या रॉन्ग है, नहीं करना चाहिए. ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर 70. रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर. व्हेन अ टेस्ट इज रिलायबल, इट हैज टू बी वैलिड. रिलायबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर होता है, बिल्कुल सही बात है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. और जो टेस्ट है वो रिलायबल है, वो वैलिड हो ज़रूरी नहीं है, पर अगर वो वैलिड है तो वो रिलायबल होता है, ये बात सच है. क्योंकि अगर वो मेजर कर रहा है जो वो मेजर कर रहा है, तो वो बाद में भी करेगा ना, तो वैलिड टेस्ट विल बी रिलायबल. ओके. क्वेश्चन नंबर 71. स्केल्स एंड देयर प्रॉपर्टी. Take your time. We have done a similar question last day also. नॉमिनल स्केल क्या करता है? सिर्फ आइडेंटिफाई करता है पर्सन या ऑब्जेक्ट को, करेक्ट. ऑर्डिनल स्केल क्या करता है? दो सक्सेसिव यूनिट्स के बीच का जो मेजरमेंट है वो अनइक्वल होता है, मतलब फर्स्ट या सेकंड के बच्चे के बीच में कितना गैप है और थर्ड और जो बच्चा आया उसके बीच में मार्क्स का कितना डिफरेंस है, पता नहीं चलता. ठीक है. उसके बाद इंटरवल स्केल क्या करता है? उसमें प्रिज्यूम्ड ज़ीरो होता है, ठीक है, या आर्बिट्री ज़ीरो होता है, जबकि रेशियो स्केल में जो है वो रेफरेंस ज़ीरो, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ, इंटरवल स्केल में जो है रेफरेंस ज़ीरो होता है और रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. टोटल 75 क्वेश्चंस हैं और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72. द क्वालिटी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन इज व्हाट? एक जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन है उसकी क्या क्वालिटी होगी? क्रिएटिव होगा डेफिनेटली. इनसिक्योर तो नहीं होगा ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. ऑटोनमस, अनप्रेजुडाइज. ओके चलो ठीक है. सो ए, सी एंड डी. क्वेश्चन नंबर 73. Insight can be attained through trial and error, learning alone, and insight involves understanding of relationship. इंसाइट सिर्फ एरर ट्रायल से नहीं होता है, क्योंकि आपको याद होगा हमने मंकीज और चिंपैंजीज वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ट्रायल के बाद वो बैठ जाते हैं और सडन मूवमेंट आता है. ठीक है. तो जो असर्शन है वो रॉन्ग है, ए इज़ फॉल्स. और इंसाइट लर्निंग में रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग है, हाँ वो तो ऑब्वियसली किसी चीज़ में भी होगी ना, मतलब मुझे कोई चीज़ खड़ी करनी है, मुझे कोई चीज़ कनेक्ट करना है. जैसे वो वहाँ पे हमें क्या था, हमें वहाँ पे उसको खड़ा करके इतना बड़ा एक स्टेयर टाइप बनाना था चिंपैंजीज को, ताकि वो वहाँ पे चल के ऊपर जा सकें और अपने फ्रूट्स खा सकें, राइट. तो डी इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. Question number 74. Which of the following scores are not a part of determinants category of score in Rorschach test? Rorschach के टेस्ट में determine category के अंदर स्कोरिंग किसकी नहीं होती है. सो आई टेल यू, मे बी बिकॉज ये आपको नहीं पता हो, सो आई टेल यू डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं. यू हैव वन फॉर्म, कि आपको एज अ होल या शेप आपको क्या दिख रहा है. देन यू हैव द मूवमेंट, कि अगर किसी तरह की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है एज अ क्लाइंट. देन यू हैव द कलर, कि आपको कलर का क्या दिख रहा है. देन यू हैव द शेडिंग, कि ब्लैक एंड वाइट शेड से आपको कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है. एंड लास्ट इज योर किएरोस्क्यूरो, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक शेडिंग, बट थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड है और ज़्यादा, कि लाइट एंड डार्क से आपको क्या दिख रहा है, लाइट एंड डार्क शेडो से, और स्पेसिफिक तरह की शेडिंग होती है. तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स में आते हैं. तो अगर आप देखोगे तो डिटर्मिनेंट्स में जो है वो होल नहीं है. होल क्यों नहीं है? क्योंकि होल आता है लोकेशन के अंडर. लोकेशन के अंडर चीज़ें क्या क्या आती हैं? यू हैव दी होल, यू हैव डिटेल, ठीक है,
यू हैव डिटेल मतलब डिटेल एंड डिटेल के अंदर भी फर्दर क्या डिटेल्स हैं, एंड देन यू हैव दी स्पेस. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होते हैं वो डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के पे काम करते हैं. एंड गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर को अगर हम डिक्रीज कर दें तो जनरलाइज एंजाइटी रिस्पॉन्स जो होता है वो कम हो जाता है. ओके गाइज, वेरी गुड. सो आप ये देखो, नॉर एपिनेफ्रिन किस काम आता है? एपिनेफ्रिन काम आता है बॉडी को अराउजल करने के, और नॉर एपिनेफ्रिन आता है बॉडी को शांत करने के. बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाली बात है. तो नॉर एपिनेफ्रिन क्या करेगा? बॉडी को शांत करेगा. सेरोटोनिन किस लिए होता है? रिलैक्स करने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, शांत के लिए. तो इसके लिए अगर इन्हीं की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया जाएगा तो डिप्रेशन कैसे कम होगा? ये तो मूड बैलेंस करता है. सेरोटोनिन क्या करता है? मूड बैलेंस करता है. इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ रॉन्ग. और एंटी डिप्रेसेंट इस पे काम भी नहीं करता है, नॉरएपिनेफ्रिन इस पे. देन बात है न्यूरो ट्रांसमीटर गाबा. गाबा क्या है? गामा अमीनोब्यूटाइरिक एसिड, विच इज़ अ मेजर इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर. अगर आपको पढ़ा है, आपने याद किया है, उसमें है गाबा इज़ द मेजर इनहिबिटरी. ये इनहिबिट करता है, रोकता है इंसान को कोई भी एक्टिविटी करने से. तो अगर ये ऑलरेडी डिक्रीज कर दोगे आप तो फिर कैसे चलेगा काम? गाबा की वजह से तो आप शांत रहते हो. अगर आपने यही गाबा की कमी की वजह से आपको पता है कि एंजाइटी होती है, मैंने बताया होगा कभी, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ओके. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. इवन इफ इट इज़ नॉट क्लियर, you can just let me know in the chat section, or also if you are watching this class as a recorded one, you can ask me in the comment section. Will definitely clear that out. Okay. Thank you so much for watching, guys. That's it for today. Good night and take care. Yes, I'll come to that. Yes. Okay. Thank you. Bye bye. I'm stopping this. Okay. हाँ.